वेलकम टू रेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, वोकैबुलरी के सेक्शंस को हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, वोकैबुलरी कि हमें किस तरीके से वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। मैंने आपको दो डिफरेंट मेथड्स बताए थे। वोकैबुलरी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ वर्ड्स को ही पढ़ना है या हमें सिर्फ वर्ड्स लर्न करना है। वर्ड्स के ही कैटेगरी में एक जो और चैप्टर आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है वो है बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इडियम एंड फ्रेजेस को लेकर, दिस इज द पार्ट वन। हम वन बाय वन ऐसे डिफरेंट वोकैबुलरी टॉपिक्स जो है वो इन वीडियो लेसन्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं इडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है। हर लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इडियम्स और बहुत सारे फ्रेजेस को यूज करते हैं, जिसे आप कहावतें भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेजेस कुछ नहीं होता है बल्कि ये सेट ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि कुछ वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेजेस इक्वल टू सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इडियम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो लाइक सेइंग्स। जैसे कि आपकी लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवर्ब, कुछ सेइंग्स जो कहावत हुआ करती थी वो यूज करके आपको किसी भी चीज के लिए समझाते हैं। उसी को इंग्लिश में इडियम्स कहा जाता है। इडियम्स जो होते हैं वो किसी भी राइटिंग के दौरान या किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पैसेज में इसीलिए मिलता है क्योंकि ये हमारी राइटिंग को, हमारी रीडिंग को या उन पैसेजेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसीलिए इनका यूज किया जाता है। और क्योंकि इनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इसी वजह से ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दी है कि हमें इडियम्स और फ्रेजेस एक्चुअल में क्यों पढ़ना है। फ्रेजेस और इडियम्स का जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब उसी से रिलेटेड है, बल्कि वो वर्ड आपको कुछ अलग ही मीनिंग कन्वे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि आपको एक एग्जांपल में एक इडियम दिया हुआ है, और स्नेक इन दी ग्रास। अगर इस इडियम का हम एक लिटरल मीनिंग देखें तो आपको क्या समझ में आएगा कि ग्रासेस में, यानी कि जो घास है वहां पर एक स्नेक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि जो इडियम्स होते हैं उनका जो वो वर्ड कैरी करते हैं उससे बिल्कुल हटकर उसका मीनिंग होता है। एक्चुअल में स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग ये नहीं होगा कि देयर इज अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि ग्रासेस में कोई स्नेक है, बल्कि हम ये वो इडियम यूज करते हैं फॉर अ पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के लिए हु इज अ हिडन एनिमी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक छुपा हुआ दुश्मन है। जैसे सपोज मानिए कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में एक पर्सन ऐसा है, आपका कोई एक फ्रेंड ऐसा है जो आपके साथ बिट्रे कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है। सो ऐसे इंसान के लिए, ऐसे पर्सन के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, अब आपने एक और बहुत कॉमन सा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने डेफिनेटली सुना होगा एन एप्पल ऑफ आई। ठीक है, एन एप्पल ऑफ आईज का मतलब क्या होता है बच्चे, ये सुनकर हमें लगेगा कि आईज में एप्पल, पर आईज में तो कभी एप्पल पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली हिंदी में हम एक फ्रेज यूज करते हैं, अब आंख का तारा, तो वहां इंग्लिश में वो आंखों का तारा क्या बन जाता है, एन एप्पल ऑफ माई आई और ऑफ आई। यहाँ मतलब कोई इस ऐसा पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं हु इज वेरी लाइक वेरी एडोरेबल टू यू, जो आप जिसको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने मॉम डैड के क्या हैं, एप्पल ऑफ आई, तो क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो बेसिकली एन एप्पल ऑफ आई कहने का मतलब हुआ समवन who is very adorable।
एडोरेबल का मतलब होता है लविंग, जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, जिसको आप कभी खोना नहीं चाहते, जिससे कभी आप दूर नहीं होना चाहते। तो इडियम और फ्रेजेस का मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया। फ्रेजेस जो होते हैं वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनका भी अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, बिल्कुल इडियम्स की तरह। आज इडियम एंड फ्रेजेस का फोर्थ लेक्चर है, इसीलिए मैं आज आपको सिर्फ इडियम्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेजेस की डेफिनेशन आपको बता दी है मैंने, ये सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेजेस जो होते हैं वो इडियम से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्पेसिफिकली जो फ्रेजेस होते हैं हम उनको, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है उन्हें कैसे बनाते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है, एक वर्ब और एक preposition मिलके फ्रेजेस बन सकते हैं, एक एडवर्ब और एक preposition मिलकर बन सकते हैं। कई बार आपने को ऐसा भी मिलेगा कि एक नाउन और एक preposition भी पॉसिबल है। तो फ्रेजेस बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज किसी भी राइटिंग आर्टिकल में, किसी भी पैसेज में कन्वे करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इडियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको याद रखकर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट इडियम जो है वो क्या है। तो हमारा फर्स्ट इडियम है बच्चों, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब आपको देखो, इसको याद करने का जो तरीका होता है मैं आपको वो बताती हूँ। जब भी आपको कोई इडियम दिया जाता है तो आपको इमीडिएटली ये समझना होता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं होगा, बल्कि वो कुछ अलग मीनिंग ही कैरी करते हैं। देखो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई होप कि अगर आपको डिस्गाइज का मतलब पता है तो आप इजिली इस वर्ड को समझ सकते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज जो छुपी हुई है, ठीक है। अब हम अगर इस वर्ड का मीनिंग लेते हैं तो क्या हुआ, एक ऐसा आशीर्वाद जो छुपा हुआ है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि कोई आपको आशीर्वाद तो दे रहा है पर शायद दिल से नहीं दे रहा है, तभी तो वो कैसा है, छुपा हुआ है। सो बेसिकली हम ये वर्ड यूज करते हैं अनलक बोलने के लिए। आप सब अनलकी वर्ड या अनलक जानते हैं, जिसको हिंदी में दुर्भाग्य कहा जाता है, कुछ अनफॉर्चुनेट जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, कुछ बुरा, ठीक है। सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है, ब्लेसिंग वर्ड आप देखोगे तो पॉजिटिव लगेगा, लेकिन डिस्गाइज का मतलब होता है विच इज समथिंग लाइक सीक्रेटिव, जो हिडन हो। यानी आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई ब्लेस कर रहा है, बट छुपा कर। इसका मतलब वो चाहता ही नहीं है कि आप तक वो चीज पहुंचे। इसका मतलब वो क्या हो गया, वो ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि वो क्या बन जाएगा आपके लिए, अनलक वो चाहता है आपके लिए, वो आपके लिए कुछ बुरा चाहता है, अनफॉर्चुनेट चाहता है। अब इस फ्रेज का, इस इडियम का जो मीनिंग है वो अगर मैं आपको बताऊं तो उस वर्ड का मीनिंग होता है एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून, ठीक है। क्लियरली आप ये गेस कर सकते हैं कि वहां आपके लिए कुछ अनलकी होने वाला है, दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। ब्लेसिंग भी वर्ड दिया हुआ है और डिस्गाइज वर्ड भी दिया है, तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि दो वर्ड्स है, ब्लेसिंग जो आपके लिए पॉजिटिव है और डिस्गाइज जो आपके लिए नेगेटिव है। तो हमें ये समझना है कि कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए कुछ गलत थी, बट फाइनली वो आपके लिए क्या बन गई, ब्लेसिंग, यानी कि जिससे आपको क्या मिल गया, गुड रिजल्ट। तो आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करके इसको समझना होगा और फिर आप इसका करेक्ट मीनिंग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। illness confined her to the home which was a blessing in disguise, ठीक है। देखो, illness confined her to the home, अभी कोविड सिचुएशन को ही ले लेते हैं इस केस के लिए। लेट्स से कि मैंने ऐसा कह दिया, कोविड confined her to the home which was a blessing। सपोज कि ये जो लड़की है, हर जो भी पर्सन है, उसको अपने मॉम डैड के साथ घर में रहने का मौका नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज कि वो वर्किंग थी, उसके पास टाइम नहीं होता था फैमिली के लिए। बट इस कोविड सिचुएशन ने उसको घर में बंद कर दिया है, वो बाहर नहीं जा सकती, कोई भी इनफैक्ट अभी बाहर नहीं जा सकता। सो कोविड ने क्या किया, कंफाइन कर दिया, उसको बंद कर दिया है, जो उसके लिए क्या बन गया फाइनली, पहले उसके लिए बुरा हुआ क्योंकि उसका काम बंद हो गया, वो घर में बैठ गई, लेकिन इवेंचुअली उसको अच्छा क्या रिजल्ट मिला है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही है। तो यहाँ हमने इलनेस का एग्जाम्पल लिया था, वो चीज आप किसी भी एग्जाम्पल के साथ कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है।
सिर्फ आपको ये दो वर्ड्स जो है इनको अलग अलग ब्रेक करके याद रखना है इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का बच्चों मतलब होता है एक किसी भी पर्सन का ऐसा एटीट्यूड जो हमेशा गुस्से में हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाक पे गुस्सा होना, यानी वो हर छोटी छोटी बात के लिए तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देता है, वो तुरंत गुस्से में आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए ही हम जनरली अ चिप ऑन योर शोल्डर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एन एंग्री एटीट्यूड फ्रॉम समवन who feels unfairly treated, यानी कि ऐसे पर्सन का एटीट्यूड जिसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो या उसके साथ कुछ भी कुछ उसका इंसल्ट की करे, तो वो जो इमीडिएटली एंगर आ जाता है ना आपके साथ या किसी के भी साथ, अगर कोई कुछ बुरा ट्रीटमेंट करेगा तो ऑब्वियसली आप भी क्या हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेज, अ चिप ऑन योर शोल्डर। क्लियर? तो ये सिंपल, अच्छा अभी एग्जाम में आपको इतना बड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया जाता, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जनरली एग्जाम में ऐसा सिर्फ मिलेगा आपको, एंग्री एटीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब वो व्यक्ति जो या वो पर्सन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। She still seems to have a chip on her shoulder about the argument she had with her friend last week. यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इस लड़की का उसके फ्रेंड के साथ पिछले हफ्ते लास्ट वीक एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, एक झगड़ा, एक बहस हुई थी, पर उस बहस की वजह से आज भी अभी भी वो अपनी नाक पर गुस्सा लेकर बैठी है, यानी उसका एटीट्यूड कैसा है, एंग्री। समझ में आ गया आपको? तो आपको इन वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली समझना होगा कि हम उसमें क्या कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अ ड्रॉप इन द बकेट और ओशन। खैर ये बहुत ही सिंपल सा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब एग्जाम में दिया जाता है तो वो होता है अ ड्रॉप इन द ओशियन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में मिल जाए अ ड्रॉप इन द बकेट। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, सपोज करो कि ये एक ओशियन है, ओशियन मतलब महासागर, ठीक है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा एक ड्रॉप पानी अगर आप बाहर निकाल लोगे, या मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एक बकेट पानी भी बाहर निकाल लेते हो, क्या इस ओशियन को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सो अ बकेट इन द ओशियन का एक्चुअल मतलब होता है बच्चों, कोई भी चीज जो बहुत ही थोड़े अमाउंट में हो, ठीक है। यानी आप कह सकते हो वेरी लेस इन अमाउंट। जब कोई चीज अमाउंट में बहुत थोड़ी हो, उसी के लिए हम अ ड्रॉप इन द बकेट या ड्रॉप इन द ओशन यूज करते हैं। अब बकेट भी, सपोज कि आपके पास बकेट है, बकेट में से अगर आप थोड़ा सा पानी निकाल लोगे, तो क्या इस बकेट को कुछ फर्क पड़ता है? पानी का लेवल कितना कम हो जाएगा, जरा सा, या शायद आप उसको देख भी ना पाओ कि बाल्टी में से कितना पानी कम हुआ है। अगर हम एक ड्रॉप निकालते हैं तो एक ड्रॉप से इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम अमाउंट में किसी चीज के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग देख लीजिए, अ वेरी स्मॉल अमाउंट और अनइम्पोर्टेंट अमाउंट। अनइम्पोर्टेंट अमाउंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये इतना कम है कि हम उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे, तो आप कह सकते हो सिंपली वेरी वेरी लेस इन अमाउंट। अब आपको एग्जाम में बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट मीनिंग का नहीं दिया होता है, वो सिंपली लिख देते हैं लेस इन अमाउंट, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम ग्लैड टोनी स्टार्टेड रीपेइंग द मनी ही बोरोड फ्रॉम मी, बट द $5 he gave me yesterday is just a drop in the bucket compared to what he still owes। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आई एम ग्लैड टोनी स्टार्टेड रीपेइंग द मनी। मेरे को खुशी है कि टोनी ने जो पैसे मुझसे लिए थे अब वो मुझे वापस कर रहा है, लेकिन कल जो उसने मुझे सिर्फ $5 दिए वो बहुत ही थोड़ा अमाउंट था, जो उसने मुझसे लिया है उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट मुझे उसने दिया है, और उसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अ ड्रॉप इन द बकेट। तो पॉसिबली आपके एग्जाम में ड्रॉप इन द बकेट या ड्रॉप इन द ओशन आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। ये इडियम भी काफी बार एग्जाम में होता है।
आपको याद रखना है हम इस वर्ड को जनरली यूज करते हैं जब आपको कुछ पिक्चरल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का, रिप्रेजेंटेशन जो है वो पिक्चर फॉर्म है, इन पिक्चरल फॉर्म, ठीक है। अगर पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है तो हम उसी को कहते हैं अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, ठीक है। मतलब कई बार इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज को समझाने के लिए किसी को बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वर्ड्स को यूज करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। बट कई बार उसी चीज को समझाने के लिए आप सिंपली एक पिक्चर ड्रॉ करके दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इस एक्चुअली में इस वर्ड को देखो कैसे यूज करना होता है। जनरली हम ये वर्ड कब यूज करते हैं कि जब आपको सपोज कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, वो किसी से भी लाइक उसको किसी किसी का पेन समझ में नहीं आता, उसको किसी का दुख समझ में नहीं आता है। अगर आप उसको एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाते हैं जहां पर शायद आप उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो बाहर बेगर है या जो अ, ऐसा कोई भी पर्सन है जो भीख मांग रहा है या जो बेगिंग कर रहा है, और अगर उसको देख के उसका हार्ट जो है वो ये समझ जाए कि वाकई में जो उन लोगों के पास खाने को नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, वो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, तो आपने एक पिक्चर दिखाकर, एक पिक्चर, एक सिचुएशन दिखाकर वो सारी चीजें उसको समझा दी जो शायद शब्दों में समझाना मुश्किल था, या फिर जिसे समझाने के लिए शायद आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ते। इसी बात के लिए हम ये इडियम को यूज करते हैं और कहा जाता है अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, ठीक है। तो मीनिंग इसका बहुत ही सिंपल सा होता है, अ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। मतलब कि जब हम किसी को पिक्चर के थ्रू, सिचुएशन, पिक्चर का मतलब सिर्फ पिक्चर दिखाकर नहीं बच्चे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी को सिचुएशन दिखाकर समझाते हैं तो वो शब्दों से, वर्ड्स से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो वर्ड से ज्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, ठीक है। एक उस ये यूसेज का मतलब है इसको यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सच अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ अ लिटिल गर्ल रिप्रेजेंट हाउ अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। एक छोटी बच्ची का यहाँ पर हम पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट है, और वो पोर्ट्रेट इतना खूबसूरत है कि वो अपने आप में उस लड़की के बारे में, उस गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस गर्ल की सारी खूबियां, उस गर्ल की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो आपको डिफाइन कर रहा है। शायद उस लड़की को, उस गर्ल के का डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएं, लेकिन वो पोर्ट्रेट जो है वो उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अ पीस ऑफ केक। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी वर्ड काफी बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, पीस ऑफ केक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपको ऐसा कहना है कि कोई चीज, कोई काम अगर बहुत ही इजी है, ठीक है, तो जस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं इजी टास्क, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसको आप बहुत इजीली, आराम से कर सकते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो वेरी सिंपल वर्क, ठीक है। यही बोलने के लिए हम अ पीस ऑफ केक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो एक मीनिंग देख लीजिए, समथिंग इजीली अचीव्ड। अगर कोई टास्क, अगर कोई काम बहुत सिंपल है तो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही काम के लिए हम ये फ्रेज को, इडियम को यूज करते हैं, मीन्स इजी टास्क और समथिंग वेरी सिंपल वर्क। एग्जाम्पल देख लो, दे सेड द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, ओके, आई विल पास विथ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम, अगर मैं आप ही के एग्जाम की सिचुएशन की बात करूं, आपको डरा दिया गया है कि आपके एग्जाम का पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में गए और आपने क्वेश्चन पेपर देखा और फिर आपको लगा कि वाओ, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, आई विल पास विथ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के इजिली पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम शो करना है या ऐसा बताना है कि वो काम बहुत इजी है, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स के लिए हम बच्चे यूज कर लेते हैं अ पीस ऑफ केक, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, इसको याद रखना है, और ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड भी है, तो ये एक इम्पोर्टेंट ईडियम है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। At daggers drawn, this one is also very important because this is also in exam for many a time. ये भी काफी बार एग्जाम में होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। डैगर्स ड्रॉन का एक्चुअली मतलब होता है झगड़े में होना, जब आप किसी के साथ बहस की सिचुएशन में होते हैं, जब आप दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हैं, बट क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपके बीच ऑलरेडी झगड़ा है, आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, आपके बीच में दुश्मनी है। ऐसा ही बोलने के लिए हम डैगर्स ड्रॉन वर्ड यूज करते हैं। डैगर्स का मतलब क्या होता है, जहां पर झगड़े जैसी सिचुएशन हो, ठीक है। तो डैगर्स ड्रॉन वर्ड जो है वो आपको याद रखना है कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो कि आप कह सकते हो अ पर्सन दैट इज ऑलमोस्ट रेडी टू फाइट, जिसको हर सिचुएशन में लड़ने के लिए वो तैयार है। तो मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ ताकि आपको वो समझ में आए, ठीक है। ये हम ऐसा बोल सकते हैं, a person, this is R, the person who is almost ready to fight, ठीक है। यानी कि ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करेंगे जो ऑलमोस्ट रेडी है फाइट करने के लिए, बिल्कुल झगड़े की सिचुएशन में तैयार होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलोगे, बिटरली हॉस्टाइल, यानी आपके और उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो बिटर होगा, कड़वाहट होगी आपके बीच में। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी जैसा। अब भाई दुश्मनी होगी तो आप खुश तो नहीं होंगे इस सिचुएशन में, इसीलिए हम कड़वाहट दिखाने के लिए बिटर वर्ड यूज करते हैं। जहाँ हेट्रेडनेस होती है, जहाँ नफरत होगी, ठीक है, जहाँ डिसलाइकिंग होगी, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। सपोज आप और आपके फ्रेंड है, कभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेशन होता था आपका, लेकिन आज आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को जैसे देखोगे फाइटिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम क्या बोलते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। ऐसा ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। येट द फ्रेंड्स who have known each other for nearly 15 years, वो हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं यहाँ जो तकरीबन 15 सालों तक फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बट आज वो कैसे हैं, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब दे ऑल आर नाउ हॉस्टाइल टू वन एनदर, वो एक दूसरे से दुश्मनी बनाकर रखते हैं। अब वो एक दूसरे को जैसे ही देखेंगे फाइट करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम क्या फ्रेज यूज कर लेते हैं, डैगर्स ड्रॉन। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। मैक्सिमम टाइम ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आपको एग्जाम में इजीली मिल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। सो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स हम उस एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं जहां आपको ऐसा बोलना है कि आपने कोई काम बहुत सक्सेसफुली, अपना कोई चीज अचीव किया है, ठीक है, कोई काम जिसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिली है। सपोज कि आप याद करिए कि जब आप 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में थे, या जब आप कॉलेज कर रहे थे, तो उस समय क्या था, अगर आपको डिस्टिंक्शंस मिलते थे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, तो आपने उस एग्जाम में बहुत अच्छा किया होता है, आपकी वो अचीवमेंट है। आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपको बहुत अच्छा मिला वहां पे रिजल्ट, तो हम उसी के लिए क्या बोलते हैं, आई कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब मैंने वो काम को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और सक्सेसफुली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कर लिया है, उसमें आपको बहुत ज्यादा, मतलब फेमस हो गए हो आप, आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिला है, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिल गए हैं आपको, उसी चीज को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे कह सकते हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर किसी ने someone has completed a task सक्सेसफुली, ठीक है, उस चीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। या हम आपको अगर वर्ड मालूम है डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शंस जैसे कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में डिस्टिंक्शंस मिलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, यू हैव कम ऑफ
You have come up with flying colors. Distinctions का मतलब आई होप आपको पता होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम था, आपको 95 97 मार्क्स मिल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, आप डिस्टिंक्शंस लेकर आए हो, आपने बहुत अच्छे से उस एग्जाम को क्लियर किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको मीनिंग समझा चुकी हूँ। तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, टू बी हाईली सक्सेसफुल। जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। He passed the examination with flying colors. He passed the examination with flying colors का मतलब हुआ कि आपने जो एग्जाम पास किया है, या जिसकी बात हम कर रहे हैं सेंटेंस में, उसने जो एग्जाम पास किया है उसमें उसने बहुत ज्यादा सक्सेस जो है वो अचीव किया है। ठीक है, उसको शायद डिस्टिंक्शंस मिले हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन का मतलब उसको बहुत अच्छे ग्रेड मिले हैं, उसको उसने उस चीज को हाईली सक्सेसफुली अचीव किया है। तो इसी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं बच्चे, हम यूज करते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इडियम and you will also face this idiom in many of the competitive exam, whether it is SSC, एक्साइज का एग्जाम हो, आपका कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये फ्रेज, ये सारे फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल का मतलब आपको पता है, डीप सी मतलब गहरा। जैसे हम एक तरफ ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा हिंदी में, इसी चीज को हिंदी में जब आप कहते हो ना तो क्या होता है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि आप एक तरफ, इधर भी आपकी साइड, आगे भी प्रॉब्लम है, आपके पीछे भी प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम में बिल्कुल फंस गए हो, आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। तो उसी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। डेविल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम की सिचुएशन, और डीप सी गहरा समुद्र, या आप कह सकते हो गहरी नदी। तो अगर ऐसी है, इसका मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है और आप इन दोनों के बीच में हो। तो बीच का मतलब कैसे पता चल रहा है, बिटवीन से, यानी कि आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, ये आप हो और आप इन दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में हो। तो मीनिंग क्या हो गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आना है। जब आप हर तरफ से कह सकते हो कि प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आप हर तरफ से जो है वो फंस गए हैं सिचुएशन में, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डीप सी की जगह दिया गया हो डीप ब्लू सी, तो ये भी सेम मीनिंग के लिए यूज किया जाता है। और इन दोनों ही फ्रेजेस को हम यूज करते हैं किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होंगी, जहां से निकलना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजेबल लग रहा होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। After two of my best friends had a terrible breakup, I have felt like I'm between the devil and the deep blue sea as I have continued being friends with both of them. मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप वर्ड जो होता है वो सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में या उनके लव रिलेशन में नहीं होता है। ये ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता खत्म हो जाना। अब वो किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, एक बॉय और एक गर्ल के बीच में भी हो सकता है, एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ जो वर्ड है वहां पे है कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे और उनके बीच में एक टेरिबल, एक खतरनाक ब्रेकअप हुआ। आई हैव फेल्ट लाइक आई एम बिटवीन डीप डेविल एंड द डीप ब्लू सी। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ, क्योंकि मैं दोनों के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभा रहा हूँ इधर से। अब इस सिचुएशन का मतलब देखिए क्या हो गया, आप दोनों दोस्त अलग हो चुके हैं, आप, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे समझा रही हूँ, कोई ए पर्सन और बी पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गए। ठीक है, इनका अब आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन आप वो कॉमन फ्रेंड हो जो यहाँ भी दोस्ती निभा रहे हो, जो यहाँ भी दोस्ती निभा रहे हो। अब ये बी जब ए की बुराई करता होगा तो आपको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, ये ए जब बी की बुराई करेगा तो आपको वापस से हाँ में हाँ मिलाना होगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप टेरिबल सिचुएशन में हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, और उसी के लिए हम क्या बोलते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए
तो आई होप कि मैंने आज आपको जितना कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया है। के पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो कहीं भी कंफ्यूजन आएगा तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।